सेवन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस आप लोग के लिए मैं लेकर आई हूँ टॉप 100 MCQ लेकर आई हूँ, वो भी साइंस का, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस टॉप 100 MCQ में आपको केमिस्ट्री से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ फिजिक्स से और फिर बायोलॉजी से, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेंगे। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, वो SSC से रिलेटेड कर रहे हो, रेलवे से कर रहे हो, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीव में 3 कोष्ठीय हृदय होता है। तो 3 कोष्ठीय हृदय किस में होता है? मछली में होता है, पक्षी में होता है, मेढक में होता है, या फिर मनुष्य में होता है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपको याद रखना है कि जब भी अगर आपसे 3 कोष्ठीय हृदय पूछे, तो खासकर ये वैसे इसमें होता है जो उभयचरों में होता है, ठीक है ना। उभयचरों में होता है। उभयचरों में 3 कोष्ठीय हृदय होता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं उभयचरों में, जैसे आपका कौन कौन सा आ जाएगा उभयचरों में, जैसे एग्जांपल अगर मैं लेती हूँ तो जैसे आपका मेढक आ गया, ठीक है ना, उभयचरों में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, छिपकली आ गया, ठीक है, छिपकली आ गया, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, सांप हो गया। तो ये जो है उभयचरों में भी पाया जाता है, और क्या कहते हैं, ये सरीसृप में भी ऐसे जो है 3 कोष्ठीय हृदय जो है ये उभयचरों में भी और कुछ जो है सरीसृपों में भी पाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 3 कोष्ठीय हृदय की, तो 3 कोष्ठीय हृदय में आपको क्या याद रखना है कि ये जो 3 कोष्ठीय हृदय होता है, इसमें क्या होता है, 2 अलिंद होता है, ठीक है ना। 3 कोष्ठीय हृदय में आपको याद रखना है कि इसमें क्या होता है, 2 अलिंद होता है और एक निलय होता है। 2 अलिंद होता है, 2 अलिंद होता है, 2 अलिंद होता है जो ये क्या करता है, 2 अलिंद जो होता है जो ये क्या करता है, रक्त प्राप्त करता है, ठीक है ना, रक्त प्राप्त करता है। और एक क्या होता है, एक निलय होता है। 2 अलिंद होता है और एक निलय होता है। तो ये निलय का क्या काम होता है, निलय जो है ये क्या करता है, ये रक्त को जो है बाहर पंप करता है, रक्त को बाहर पंप करता है, ठीक है, पंप करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्राणी में लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है, ठीक है ना। तो लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित किस में नहीं होता है, शार्क में होता है, सर्प में होता है, सॉलमन में होता है, या फिर घोंगा में होता है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। घोंगा में जो है वो आनुवांशिक रूप से जो है ये निर्धारित नहीं होता है। तो इसमें जो है लिंग का निर्धारण कैसे होता है, इसमें लिंग का निर्धारण जो है ये होता है आपके पर्यावरण और सामाजिक कारकों के आधार पे, ठीक है ना। पर्यावरण, पर्यावरण और सामाजिक कारकों के आधार पे, कारकों के आधार पर, ठीक है, पर्यावरण और सामाजिक कारकों के आधार पर। इसके अलावा अगर सिर्फ घोंगा ही नहीं, अगर ऑप्शन में अगर आपको दे दे जैसे कि मगरमच्छ हो गया, कछुआ हो गया, तो इन लोगों का भी निर्धारण जो है इसी पे होता है, ठीक है ना। तो जैसे अगर मैं बात करूं, मगरमच्छ हो गया, मगरमच्छ हो गया, कछुआ हो गया, तो इसका निर्धारण जो होता है वो पर्यावरण और जो है तापमान के आधार पर होता है, तापमान कारकों के आधार पर होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कछुए का श्वसन अंग है। तो कछुए का श्वसन अंग कौन सा है, क्लोम कोष्ठ है, त्वचा है, फेफड़े हैं, या फिर श्वास रंध्र है।
तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। केचुए का श्वसन अंग जो है ये त्वचा होता है। त्वचा क्या करता है, ये जो है इसकी त्वचा जो है बहुत ज्यादा पतली होती है, ठीक है, जिसके माध्यम से ये क्या करता है, इसकी त्वचा जो है याद रखिएगा बहुत ज्यादा ये क्या होती है, पतली होती है, पतली होती है, जिसकी वजह से ये क्या करती है, गैसों का विनिमय करती है। इसकी त्वचा जो पतली होती है जिससे ये क्या करती है, गैसों का विनिमय करती है। ठीक है, तो गैसों का विनिमय करती है, विनिमय मतलब समझते हैं, विनिमय विनिमय मतलब अदल बदल सकती है, ठीक है ना। तो ये जो है इसमें क्या होता है, हवा जो है वो आसानी से गुजरता है, और क्या इससे क्या होता है, रक्त वाहिकाएं जो है ये बनाए रखती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं, वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है। तो किसमें होती है, फीता क्रीम में, पेलेनिया में, या फिर राउंड वॉर्म में, या फिर एस्केरिस में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेलेनिया में, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेरी बेरी का एक लक्षण है। तो बेरी बेरी का लक्षण क्या है, कमजोर दांत और मसूड़ों से खून आना, अस्वस्थ त्वचा और सूजा हुआ उदर, या फिर ऑप्शन सी कमजोर पेशियां और निर्मुर्जा, या फिर ऑप्शन डी कमजोर दृष्टि या अधिकांश अंधता। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो बेरी बेरी रोग होता है वो कौन से विटामिन की कमी से होता है। तो याद रखिएगा विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है ना। विटामिन बी 1 की कमी से जो है, कमी से होने वाला रोग कौन सा है, बेरी बेरी रोग है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, कमजोर पेशियां और निम्न ऊर्जा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो जरूरी नहीं आपको ऑप्शन में यही दे, अगर मैं इसके और भी लक्षण की बात करूं कि इसका और कौन कौन सा लक्षण हो सकता है, तो इसके लक्षण की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा हाथों और पैरों में झुनझुनी हो जाती है, ठीक है, इसी के लक्षण है बेरी बेरी रोग के। हाथों और पैरों में, हाथों और पैरों में झुनझुनी, झुनझुनी हो जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या होता है guys, तो याद रखिएगा ये जो है हृदय गति जो है बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, हृदय गति तेज हो जाती है, ठीक है, और सांस भी फूलने लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि नांगी हार्पिस संक्रमण डैश के कारण होता है। तो जीवाणु के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण, कवक के कारण, या फिर विषाणु के कारण। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जन नांगी हार्पिस जो है ये क्या है guys? तो याद रखिएगा यह एक यौन संचारित संक्रमण है, ठीक है ना। ये क्या है guys? तो याद रखिएगा ये एक यौन संचारित संक्रमण है, ठीक है। यौन संचारित संक्रमण है जो क्या, जो किसकी वजह से होता है, सिंप्लेक्स वायरस के कारण होता है, ठीक है ना। ये जो है ये किसके कारण होता है, सिंप्लेक्स सिंप्लेक्स वायरस के कारण, वायरस के कारण होता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है guys? तो याद रखिएगा ये त्वचा से जो है, त्वचा के संपर्क से फैलता है, ठीक है ना। तो ये त्वचा से संपर्क से फैलता है, त्वचा से, त्वचा संपर्क से फैलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है गुर्दा जो ये जो है गुर्दा क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ पे जो है दर्दनाक फफोले हो जाते हैं, ठीक है ना, या फिर घाव हो जाता है इसके कारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि HIV से संक्रमित होने से बचना क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है क्योंकि यह माता पिता से बच्चों में फैलता है। ऑप्शन बी क्योंकि इसकी वजह से पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार होता है, या फिर ऑप्शन सी क्योंकि इसके कारण आंशिक पक्षाघात होता है, या फिर ऑप्शन डी क्योंकि HIV का कोई उपचार नहीं है। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो इसका होगा क्योंकि HIV का कोई उपचार नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। HIV वायरस के कारण जो है कौन सा रोग होता है, HIV वायरस है ये आपका, इससे कौन सा रोग होता है, तो इससे होता है एड्स। और एड्स रोग जो होता है ये क्या होता है, ये इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा कमजोर कर देता है। ठीक है ना, एड्स मतलब क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, एक्वायर्ड, एड्स का होता है एक्वायर्ड एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। इस क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग विषाणु जनित होता है। तो विषाणु जनित कौन सा रोग होता है, मस्सा होता है, तपेदिक होता है, सिफिलिस होता है, या फिर सुजाक होता है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मस्सा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है। तो संतुलित आहार का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो रोटी दाल और सब्जियां जो है ये संतुलित आहार है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। इस क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है। तो बॉडी बिल्डिंग भोजन किसे कहा जाता है, प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर, या फिर ऑप्शन बी वसा से भरपूर भोजन जैसे कि मक्खन, या फिर ऑप्शन सी विटामिन से भरपूर भोजन जैसे कि सेब, या फिर ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन जैसे कि गेहूं। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन से भरपूर जो है जैसे कि मटर, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बॉडी बिल्डिंग भोजन की जब बात हो तो प्रोटीन आप हमेशा याद रखिएगा। प्रोटीन से आपको क्या याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटीन से आपको ये याद रखना है कि ये पहला पॉइंट ये याद रखिएगा कि ये जो है एमिनो एसिड का बना होता है। ठीक है ना, ये किसका बना होता है, अमीनो एसिड से बना होता है, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से बना होता है। और दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि प्रोटीन जो है ये क्या होता है, प्रोटीन जो है ये ऊतकों का मरम्मत करता है। ऊतकों का निर्माण और मरम्मत कौन करता है, ऊतकों का निर्माण और मरम्मत जो है ये प्रोटीन ही करता है, निर्माण या मरम्मत। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है ना, ये जो है प्रोटीन जो होता है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। गाइस क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अंगूर का काला या बैंगनी रंग किसके कारण होता है। तो लाइकोपिन के कारण होता है, या फिर कैरिकैक्सिनिथिन के कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है, या फिर एंथोसाइनिन के कारण होता है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंथोसाइनिन के कारण जो है अंगूर का काला या फिर बैंगनी रंग होता है। आपने देखा होगा कि कुछ अंगूर ऐसे भी होते हैं जो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है ना, तो अगर अंगूर का कलर आप अगर ग्रीन कलर का अगर आपसे पूछा जाए, हरा कलर का, अंगूर का हरा रंग, तो अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए तो इसमें जो ये किसकी वजह से होता है गाइस, तो याद रखिएगा ये होता है कैरोटीनॉइड की वजह से, पिगमेंट के कारण होता है। ठीक है ना, कैरोटीनॉइड, नॉइड के कारण होता है। ठीक है, नॉइड कारण।
एंथोसायनिन का सबसे बड़ा ऑप्शन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जब भी जाता है तो वो होता है ब्लूबेरी। ब्लूबेरी जो है ये जो है एंथोसायनिन पिगमेंट की वजह से ही इसका रंग कैसा होता है, ब्लूबेरी का। तो हमेशा याद रखिएगा अगर आपसे काला और बैंगनी पूछे कि ये जो पिगमेंट होता है ये किसकी वजह से होता है, तो एंथोसायनिन की वजह से। इसमें जो है जैसे अगर मैं बात करूं तो आपका जो बैंगन होता है उसमें भी यही होता है, ठीक है ना। ये कौन सा पिगमेंट होता है, एंथोसायनिन पिगमेंट होता है। वहीं अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा कैरोटीन। कैरोटीन जो है ये किसमें होता है, तो गाजर में जो पिगमेंट होता है, गाजर का जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, कैरोटीन की वजह से होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि ये जो है आपका कैरिक एक्सिनिथिन जो है ये पपीते पपीता का जो है ये इसकी वजह से होता है, पिगमेंट जो है पपीता में जो पिगमेंट आता है इसी की वजह से आता है। इसके बाद अगर मैं लाइकोपिन की बात करूं तो जो लाल रंग का जो पिगमेंट आता है ना वो लाइकोपिन की वजह से आता है, ठीक है ना। लाइकोपिन से जो ये किसका पिगमेंट आता है, लाल रंग का पिगमेंट आता है, लाल रंग का पिगमेंट। तो लाल रंग का जो पिगमेंट आता है ये किसमें आता है, लाल रंग का पिगमेंट। तो जैसे अगर आपका हो गया, जैसे अगर मैं बात करूँ टमाटर हो गया, तो टमाटर में जो पिगमेंट होता है वो ये लाइकोपिन की वजह से होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका तरबूज हो गया, ठीक है ना, तरबूज हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो और आपको कौन सा हो गया, अमरूद। किसी किसी अमरूद को आप देखेंगे तो उसमें बीच में जो है वो रेड कलर का होता है, तो वो इसी इसी पिगमेंट के कारण होता है, लाइकोपिन पिगमेंट के कारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आयरन चावल में पाया जाता है, मक्खन में, गुड़ में या फिर दूध में। तो यहाँ पे निम्नलिखित आपको बोला है, या निम्नलिखित में ऐसे तो बहुत सारी चीज में, जैसे है कि हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, दाल हो गई, ये सब में भी आयरन जो है वो प्रचुर मात्रा में है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मानवों में लैंगिक प्रजनन क्रिया के दौरान महिला की योनि में शुक्राणु का प्रवेश होता है, निषेचन कहाँ होता है, योनि में होता है या फिर डिंब वाहिनी नलिका में होता है, गर्भाशय ग्रीवा में होता है या फिर गर्भाशय में होता है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिंब वाहिनी नलिका में। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिंब वाहिनी नलिका क्या होता है, तो गाइस डिंब वाहिनी नलिका जो है ये महिला प्रजनन का प्रणाली का जो है एक हिस्सा होता है, ठीक है ना। ये जो है क्या होता है, ये गर्भाशय, ये अंडाशय को किससे जोड़ती है, गर्भाशय से जोड़ती है। तो पहले आपको ये याद रखना है कि ये क्या होता है, महिला प्रजनन, महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। जो ये क्या है, ये जो है क्या करती है, अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है, डिंब वाहिनी नलिका अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है, अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है, ठीक है ना। इसके कुछ कार्य भी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो डिंब वाहिनी नलिका के जो है कार्य कौन कौन से हैं, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे कार्य पूछा जाए तो याद रखिएगा इसका कार्य होता है अंडे का परिवहन करना, अंडे का परिवहन करना, परिवहन करता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि इसका जो है काम जो होता है वो गर्भाशय में बहुत ज्यादा इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। गर्भाशय में ये क्या करता है, ये जो है निषेचन हो जाता है तब ये क्या करता है, जो नया बना हुआ युग्म जाइगोट जो होता है, ठीक है ना, जाइगोट जो होता है वो क्या करता है, गर्भाशय तक पहुंचाती है, ठीक है ना, जहाँ ये क्या होता है, विकसित होता है। तो इसमें गर्भाशय में इसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होता है डिंब वाहिनी नलिका का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि किशोरावस्था के दौरान स्वस्थ प्रजनन तंत्र के विकास के लिए किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है। तो किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी पोषक की दृष्टि से जो संतुलित हो, पोषण वाला हो और संतुलित हो, वो जो है आवश्यक होती है आहार, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि माँ से गर्भ
को पोषक तत्वों की आपूर्ति डैश के माध्यम से होती है। तो ग्रीवा के माध्यम से होती है, युग्मक के माध्यम से होती है, प्लेसेंटा के माध्यम से, भ्रूणपोष के माध्यम से। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा के माध्यम से। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि प्लेसेंटा होता क्या है। तो प्लेसेंटा जो है, जब जो गर्भ अवस्था के दौरान जब होता है, तो इसमें जो है गर्भाशय में ये एक बनता है, ठीक है ना, जिसके जरिए जो है ये शिशु जुड़ा होता है। तो गर्भाशय में बनने वाला एक अंग होता है, गर्भाशय में बनने वाला क्या होता है, एक अंग होता है, एक अंग होता है। और इसमें जो है क्या होता है, एक नली नुमा जो है क्या होती है, गर्भनाल होती है, ठीक है ना, नली नुमा गर्भनाल होती है, इसी से जो है शिशु जुड़ा होता है। और इसी से जो है क्या होता है, इसी के जरिए जो है शिशु जुड़ा होता है, शिशु जुड़ा होता है। अब इससे जो है इसी के यही गर्भनाल जो होता है, इसका जो है बच्चे को ऑक्सीजन, पोषक तत्व पहुंचाना, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, ठीक है ना, या फिर जो है शिशु का विकास करने में मदद करना, ये इसी गर्भनाल के जरिए होता है, जो ये नलीनुमा होती है, जिससे शिशु जुड़ा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि जब कोई बहुत क्रोधित, शर्मिंदा या फिर चिंतित होता है, तो ऐसे में कौन सा हार्मोन जो है ये तनाव को समायोजित करने में शरीर की मदद करता है। तो कौन सा हार्मोन है, थायरोक्सिन है, एड्रिनलिन है, या फिर टेस्टोस्टेरोन है, या फिर एस्ट्रोजन है। तो यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्रीनलिन ग्रंथि जो है ये तनाव के समय जो है ये सक्रिय होती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि इसे जो है अधिवृक्क ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इसे अधिवृक्क ग्रंथि पूछे या फिर एड्रीनलिन पूछे, बात एक ही है। अधिवृक्क ग्रंथि, इसे अधिवृक्क ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये तनाव के समय जो है ये उत्पन्न होता है। और याद रखिएगा, ये जो ग्रंथि होती है ये त्रिकोणीय आकार की ग्रंथि होती है, ठीक है ना। कैसी ग्रंथि होती है, त्रिकोणीय, त्रिकोणीय आकार की ग्रंथि है। इसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो ग्रंथि होती है अधिवृक्क ग्रंथि, ये पाई कहाँ जाती है। तो याद रखिएगा, ये शरीर के जो है शरीर के जो दोनों दोनों गुर्दे जो होते हैं ना, उसके ठीक ऊपर जो है ये पाई जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, शरीर के दोनों गुर्दों के ठीक ऊपर पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए इनमें से किस खनिज की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए आयरन के लिए, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, या फिर ऑप्शन डी आयोडीन। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयोडीन की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ये किसके द्वारा जो है स्रावित होता है। तो याद रखिएगा, ये थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो ये आपको याद रखना है, ये किसके द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको याद रखना है, थायरॉक्सिन हार्मोन का और कौन सा काम होता है। तो पहला तो याद रखिएगा, थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, और दूसरा याद रखिएगा कि ये जो है शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। तो ये भी याद रखिएगा, दूसरा इसका क्या काम होता है, शरीर के मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। तो मधुमेह रोग किसकी वजह से होता है? एड्रेनलिन की वजह से, ऑक्सीटोसिन की वजह से, इंसुलिन की वजह से, या फिर थायरॉक्सिन की वजह से। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन की वजह से जो है मधुमेह रोग होता है। जब भी इंसुलिन की कमी होती है तो इसकी वजह से डायबिटीज रोग होता है, ठीक है ना। इंसुलिन की अगर हम बात करें तो ये किसके द्वारा स्रावित होता है गाइस? तो याद रखिएगा ये जो होता है अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, ठीक है ना। अग्नाशय द्वारा, ये एक ऐसा हार्मोन है जो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। इसके बाद पूछा जाता है कि इंसुलिन की खोज जो है ये किसने की थी गाइस? तो याद रखिएगा इंसुलिन की खोज जो है ये बैटिंग और बेस्ट ने मिलकर की थी। बैटिंग बैटिंग और बेस्ट ने, ठीक है। और इन्होंने जो है इंसुलिन की खोज कब की थी गाइस? तो याद रखिएगा इन्होंने जो है 1921 में जो है इन्होंने खोज की थी, ठीक है। 1921 में खोज की थी, जिनके लिए इनको जो है 1923 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो एक अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है? दिवृग ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, या फिर जो है आपका थायराइड ग्रंथि, या लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि जो है ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा लार जो है ये कैसी ग्रंथि, ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ये है आपका बहिस्रावी ग्रंथि है, ठीक है ना। लार कौन सी ग्रंथि है? बहिस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। ये क्या करती है गाइस? तो याद रखिएगा ये जो है ये ग्रंथि जो है पानी और बलगम को जो है लार का उत्पादन करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 400 मीटर की दौड़ में भाग लेने के बाद आपको ऐंठन होती है, इनमें से कौन सा विकल्प इसका सबसे सटीक कारण हो सकता है? तो 400 मीटर की दौड़ में भाग लेने के बाद जो ऐंठन होती है, तो इसमें से ऐंठन क्यों होती है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन की कमी और पाइरुवेट का ग्लूकोज में परिवर्तन, या फिर ऑप्शन बी ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति और पाइरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन, या फिर ऑप्शन सी ऑक्सीजन की कमी और पाइरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन, या फिर ऑप्शन डी ऑक्सीजन की कमी और पाइरुवेट का एथिनॉल में परिवर्तन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑक्सीजन की अगर कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी के बाद जो है पाइरुवेट का जो है लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, और लैक्टिक एसिड में बदलना ही यही सबसे बड़ा कारण होता है मांसपेशियों में, ये क्या करता है? ऐंठन पैदा करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि अधिकांश जंतुओं में गति निम्नलिखित में से किन तंत्रों की समन्वित गतिविधियां हैं? तो पेशीय, कंकाल और तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी केवल पेशीय तंत्र, या फिर ऑप्शन सी केवल तंत्रिका तंत्र, या फिर ऑप्शन डी केवल कंकाल और तंत्रिका तंत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पेशीय, कंकाल और तंत्रिका तंत्र। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पेशीय जो मांसपेशिया तंत्र जो है ये क्या करता है? यहाँ पे जो है पहले आपको याद रखना है मांसपेशिया तंत्र, ठीक है। तो मांसपेशिया तंत्र जो है ये क्या करता है? मांसपेशिया तंत्र जो है ये गति प्रदान करता है, ठीक है ना। शरीर को क्या करता है? गति प्रदान करता है, शरीर को गति प्रदान करता है, ठीक है। इसके बाद जो है दूसरा कौन सा? पहला मांसपेशिया तंत्र हो गया। इसके बाद जो है आपका कौन सा हो गया? कंकाल तंत्र। तो कंकाल तंत्र क्या करता है? कंकाल तंत्र जो है ये शरीर की सभी हड्डियों और क्या करता है, और जोड़ जो है इसमें शामिल होते हैं, ठीक है ना।
शरीर की सभी हड्डी, शरीर की सभी हड्डियां और जोड़ शामिल होते हैं। और जोड़ शामिल होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र इस सभी को नियंत्रित करता है, सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे कह रहा है कि हड्डी की कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स में सन्निहित होती है, जो बनी होती है। तो किसकी बनी होती है, फ्लोराइड और कैल्शियम की, कैल्शियम और फास्फोरस की, फास्फोरस और पोटेशियम की, या फिर ऑप्शन डी पोटेशियम और कैल्शियम की। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कैल्शियम और फास्फोरस जो है शरीर के हड्डियों को जो है मजबूती प्रदान जो करता है वो कौन करता है, ये दोनों करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग आंखों को एक विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। तो आंखों को एक विशिष्ट रंग कौन प्रदान करता है, कॉर्निया, आइरिस, रेटिना या फिर लेंस। तो ये जो आपका जो है आइरिस जो है ये आंखों को एक विशिष्ट रंग प्रदान करता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो है अगर आपसे पूछा जाए कि जो है आंख का रंगीन भाग कौन सा है, तो आंख का रंगीन भाग है आइरिस, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आंख का रंगीन भाग अगर आपसे पूछा जाए तो आइरिस को आंख का रंगीन भाग कहा जाता है। आंख का रंगीन भाग जो आंखों का कलर देता है ना, किसी का हरा देता है, किसी का ब्लैक देता है, ठीक है ना, किसी का ग्रीन, किसी का ब्लैक, किसी का देता है जो कि ब्राउन टाइप में होता है। तो ये इसी की वजह से होता है, वो जेनेटिक पे भी निर्भर करता है, ठीक है ना, किसको कौन सा कलर मिलता है वो जेनेटिक पे निर्भर करता है। लेकिन कलर देना आइरिस का ही काम होता है, ठीक है ना। तो आंख का रंगीन भाग है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 24 हमसे कह रहा है कि मानव मस्तिष्क निम्न में से कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो वोमिटिंग की जो अनैच्छिक क्रिया होती है उसको नियंत्रित करता है। तो मध्य मस्तिष्क करता है, पश्चिम मस्तिष्क करता है, रीढ़ की हड्डी या फिर अग्र मस्तिष्क। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि शरीर में उत्पन्न होने वाले किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन मानव वृक्क द्वारा किया जाता है। तो यूरिया और यूरिक अम्ल का, अमोनिया और यूरिक अम्ल का, अम्ल केवल अमोनिया, या फिर यूरिया और अमोनिया। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरिया और यूरिक अम्ल का। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। शरीर में उत्पन्न होने वाली जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन, तो अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन जो है वो किसके द्वारा होता है, मानव के वृक्क द्वारा होता है। और ये जो किया जाता है किसके द्वारा, यूरिया और यूरिक अम्ल के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि मनुष्य को निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के ये रूप में कार्य नहीं करता है। तो उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य कौन सा नहीं करता है, फेफड़ा, छोटी आंत, त्वचा या फिर बड़ी आंत। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, छोटी आंत, ठीक है ना। छोटी आंत के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। तो याद रखिएगा भोजन का पाचन और अवशोषण जो है ये कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन और अवशोषण, अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो छोटी आंत की जो लंबाई होती है, ठीक है, तो छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 3 से 5 मीटर जो है छोटी आंत की लंबाई होती है, ठीक है ना। 3 से 5 मीटर जो है ये छोटी आंत की लंबाई होती है। और याद रखिएगा इसके छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, तो छोटी आंत के जो है 3 भाग होते हैं, आपको ध्यान रखना है। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। और वो 3 भाग कौन कौन से है, तो पहला आपको याद रखना है कौन सा हो गया,
ये आपका हो गया जेजुनम, जेजुनम, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा इलियम। एक और भाग होता है ड्यूटेनम, जिसे हम कहते हैं ग्रहणी, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त से यूरिया को निम्नलिखित में से किस प्रकार निकाला जाता है। तो किस प्रकार निकाला जाता है, निष्पदन द्वारा, परासरण द्वारा, अवशोषण द्वारा, या फिर एंजाइमिक क्रिया द्वारा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है परासरण द्वारा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिका डैश है। तो मानव रक्त की सबसे बड़ी कणिका कौन सी है। तो आपके ऑप्शन है लसिका कोशिका, या फिर ऑप्शन बी लाल कोशिका, या फिर क्षार रंगों से रंगीन कोशिका, या फिर श्वेत कोशिका। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्वेत रक्त कोशिका जो है मानव रक्त की सबसे बड़ी कणिका है, श्वेत रक्त, जिसे हम कहते हैं WBC, ठीक है। सबसे पहले अगर हम श्वेत रक्त कोशिका के बारे में बात करेंगे, WBC, इसका निर्माण कहाँ होता है गाइस। तो याद रखिएगा श्वेत रक्त कोशिका का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में जो है श्वेत रक्त कोशिका का निर्माण होता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा इसका जो है आपसे वैज्ञानिक नाम पूछे या फिर अन्य नाम पूछे, ठीक है ना। वैज्ञानिक नाम पूछे या फिर जो है आपको अन्य नाम पूछे, तो याद रखिएगा इसका जो है क्या नाम होता है, इसे हम ल्यूकोसाइटस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। ल्यूकोसाइटस, ल्यूकोसाइटस, ठीक है ना, इसका अन्य नाम है। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो याद रखिएगा इसे जो है शरीर का जो है मानव शरीर का सैनिक भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है। तो शरीर का सैनिक कहा जाता है, क्योंकि ये जो है संक्रमण से लड़ने में मदद करती है, ठीक है ना। शरीर का सैनिक कहा जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये WBC जो है ये क्या होता है guys? तो याद रखिएगा ये जो है संक्रमण से लड़ती है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से रक्त एक डैश उत्तक है। तो रक्त एक कैसा उत्तक है, मांसपेशी है, वाहिका है, संयोजी है, या फिर तंत्रिका है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त कैसी कोशिका है गाइस, तो याद रखिएगा रक्त एक संयोजी कोशिका है। इसके बारे में अगर मैं बात करूं, संयोजी उत्तक है, सॉरी। इसके बाद हम थोड़ा सा रक्त के बारे में बात करेंगे। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त का पीएच जो है ये कितना होता है, तो रक्त का पीएच जो होता है वो 7.35 से 7.45 होता है, ठीक है ना। 7.35 से 7.45 होता है। तो औसत अगर मैं बात करूं कि औसत जो होता है वो रक्त का पीएच कितना होता है औसत, तो याद रखिएगा औसत होता है 7.40 रक्त का पीएच होता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा इससे, जैसे कि रक्त जो होता है इसका जो है काम क्या होता है, इसका कार्य अगर मैं बात करूं तो रक्त का जो कार्य होता है, तो रक्त का कार्य होता है याद रखिएगा शरीर में जो है ऑक्सीजन को पहुंचाना, ठीक है ना। ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा और क्या है guys? तो याद रखिएगा अपशिष्ट उत्पादकों का निष्कासन, अपशिष्ट उत्पादकों का निष्कासन, ठीक है। ये सब रक्त का काम है। इसके बाद भी और भी एक काम है, जैसे कि हार्मोन और उष्मा का परिवहन, संक्रमण से बचाना, ये सब रक्त का ही काम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 30 हमसे कह रहा है कि इनमें से किन प्राणियों में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से गुजरता है।
तो कौन से प्राणी में गुजरता है गाइस? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, स्तनधारी पक्षी और सरीसृप में, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्कों के निर्माण में सहायक होता है? तो कौन सा घटक है जो थक्का का निर्माण करता है? लाल रक्त कोशिका, बिंबाणु जिसे हम प्लेटलेट कहते हैं, प्लाज्मा, प्रोटीन या फिर श्वेत रक्त कोशिका? तो गाइस बिंबाणु, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लेटलेट जो है ये जो है थक्कों के निर्माण में सहायक होता है, ठीक है। प्लेटलेट के बारे में भी हम बात करेंगे, तो याद रखिएगा कि प्लेटलेट का भी अन्य नाम क्या होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है इसका अन्य नाम, ठीक है। तो प्लेटलेट का अन्य नाम क्या होता है? प्लेटलेट का अन्य नाम होता है थ्रोम्बोसाइटस, ठीक है। प्लेटलेट का अन्य नाम होता है थ्रोम्बोसाइटस। और याद रखिएगा ये जो है जब भी कोई मतलब क्षतिग्रस्त होता है कोई भी रक्त वाहिका, तो वो प्लेटलेट जो है उस जगह पर पहुंचकर क्या बनाती है? एक प्लग बनाती है, ठीक है ना, जो मतलब कि एक थक्का बनाने में जो है ये मदद करती है, जिससे क्या होता है जो रक्तस्राव जो होता है वो रुक जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो याद रखिएगा, और प्लेटलेट का भी निर्माण कहाँ होता है? तो याद रखिएगा इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है, ठीक है। प्लेटलेट का निर्माण कहाँ होता है? तो याद रखिएगा प्लेटलेट का निर्माण जो होता है ये अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि मनुष्य में सामान्य कुंचन और अनुशीतलन दाब कितना होता है? तो अनुशीतलन दाब जो होता है वो होता है 120 mm Hg बाई 80 mm Hg, ठीक है ना, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो याद रखिएगा मानव शरीर का रक्तचाप जो है वो 120 mm Hg बट्टा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 80 mm Hg। 80 mm Hg मतलब होता है मिलीमीटर, और Hg मतलब मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और जो 120 हो जाएगा ये आपका जो है सिस्टोलिक हो जाएगा, और निचला वाला जो होता है वो डायस्टोलिक हो जाता है। तो ये भी याद रख लीजिएगा 120 बाई 80 जो है मानव शरीर का जो है रक्तचाप होता है, सामान्य रक्तचाप। और इसे हम क्या कहते हैं? 120 को हम कहते हैं सिस्टोलिक, सिस्टोलिक कहते हैं। और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं? नीचे वाले को हम डायस्टोलिक कहते हैं, डायस्टोलिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर में मदद करता है? तो कौन करता है गाइस? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन, आपका जो है श्वेत रक्त कोशिका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है ना, श्वेत रक्त कोशिका। श्वेत रक्त कोशिका के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि ये जो है श्वेत रक्त कोशिका जिसे हम ल्यूकोसाइटस कहते हैं। और याद रखिएगा एक चीज मैं आपको नहीं बताई हूँ, जो कि आपको याद रखना है कि श्वेत रक्त कोशिका जो है वो कितने प्रकार का होता है? तो याद रखिएगा श्वेत रक्त कोशिका 5 प्रकार का होता है। ये 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं गाइस? तो याद रखिएगा पहले आपको याद रखना है लिम्फोसाइटस होता है, लिम्फोसाइटस, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा होता है गाइस? लिम्फोसाइटस होता है। दूसरा आपका होता है मोनोसाइटस, मोनोसाइटस होता है। इसके बाद तीसरा आपका कौन सा होता है गाइस? तीसरा आपका होता है बेसोफिल होता है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। इसके बाद आपको याद रखना चौथा आपका हो गया बेसोफिल, और पांचवा आपका कौन सा हो गया गाइस? पांचवा हो गया इसिनोफिल्स। तो ये 5 प्रकार की होती है इसिनो, 5 प्रकार की होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। तो पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, ग्लाइकोजन में, अमीनो में, या फिर अम्ल वसा युक्त अम्ल में?
तो पाचन के बाद जो है ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है। तो सबसे छोटी आंत जो सबसे छोटी होती है वो होती है, तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किया जाने वाला उपकरण का नाम बताइए। तो ये जो है स्फिग्नोमेनोमीटर से जो है रक्तचाप मापा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पाइरोमीटर से, इसके बाद अगर मैं बात करूं स्पाइरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो ऐसे तो याद रखिएगा हवा की मात्रा, लेकिन जो है कौन सी मात्रा याद रखिएगा, जो फेफड़ों 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 से बाहर, ठीक है, फेफड़ों से बाहर निकाली गई हवा की मात्रा मापा जाता है। ठीक है ना, और इस स्फिग्नोमेनोमीटर से तो ये रक्तचाप मापा जाता है। स्टेथोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो इससे जो है आंतरिक, ठीक है ना, आंतरिक आंतरिक ध्वनि, आंतरिक ध्वनि सुनने के लिए जो है, सुनने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब आंतरिक ध्वनि कैसे हो गया, आंतरिक ध्वनि जैसे आपकी हृदय की गति हो गई, ठीक है ना, या फिर रक्त वाहिकाओं की आवाज हो गई, ये आप सबके ये जो है आंतरिक आवाज हो गई। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि निम्न में से मानव शरीर के किस भाग में अंकुर मौजूद होते हैं। तो यकृत में होते हैं, छोटी आंत में होते हैं, नेत्र में होते हैं, या फिर वृक्क में होते हैं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, छोटी आंत। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा जो अंकुर जो है ये आपका विल्ली है, इसका कार्य क्या होता है, ठीक है, तो इसका जो कार्य होता है वो होता है, आपको याद रखना है, ये सतह क्षेत्र को बढ़ाता है। यानी कि जो है ये क्या करता है, छोटी आंत की दीवार की जो है जो उसकी जितनी भी सतह होती है उस सतह को बढ़ाता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा छोटी आंत की दीवार की सतह को बढ़ाता है, ये याद रखिएगा, दीवार की सतह को बढ़ाता है। दीवार की सतह को बढ़ाता है। ठीक है ना, और इसके बाद जो याद रखिएगा ये क्या करता है, पोषण तत्वों का अवशोषण करता है। ठीक है ना, तो पहला ये, और दूसरा याद रखिएगा पोषक तत्वों का अवशोषण अवशोषण करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि मनुष्यों में संतान का लिंग डैश निर्धारित होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है ना, प्रीत गुणसूत्र पर। अब पिता के गुणसूत्र पर ये कैसे होता है ये ध्यान से सुनिए। देखिए, माता और पिता, तो माता में कौन कौन सा गुणसूत्र, कौन कौन सा क्रोमोसोम होता है, एक्स एक्स होता है, और पिता में एक्स वाई होता है। माता में हमेशा एक्स एक्स से दोनों ही है। अगर पिता से एक्स जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, अगर पिता के थ्रू जो है, ये पिता के थ्रू जाता है तो ये एक्स अगर जाएगा, एक्स एक्स मिलके क्या होती है, ये आपका जो है बेटी होती है। ठीक है, और जब पिता के थ्रू से जब वाई जाता है तो ये क्या हो जाता है, बेटा होता है। तो ये किस पे ये किसका निर्धारण करता है, तो लिंग का निर्धारण किस पे डिपेंड करेगा, वो पिता पे करेगा। ठीक है ना, पिता के क्रोमोसोम पे करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है, या फिर ऑप्शन बी प्रत्येक हार्मोन के लिए एक विशिष्ट प्रोटीन होता है, या फिर ऑप्शन सी प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट आरएनए होता है, या फिर ऑप्शन डी प्रत्येक हार्मोन के लिए एक विशिष्ट गुणसूत्र होता है। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 40 हमसे कह रहा है कि सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जनन कोशिका में डैश होते हैं। तो जनन कोशिका में कितने होते हैं गाइस? 23 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है ना। 46 गुणसूत्र होते हैं, जनन कोशिका में 23 होते हैं। जनन कोशिका आपका क्या होता है? जनन कोशिका आपका होता है ये शुक्राणु या फिर और जो है अंडाणु कोशिका होती है, ठीक है ना। इसका ये क्या होता है गाइस? ये जो है आधी होती है, गुणसूत्रों की संख्या से क्या होती है? आधी होती है। ऐसा इसलिए होता है, किस लिए होता है? क्योंकि जो डाइप्लोइड कोशिका बनाने के लिए जो है जनन कोशिकाओं को आपस में जुड़ना होता है, इसीलिए ये आधी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 41 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? तो आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है गाइस? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल को। इनके बारे में आपको क्या याद रखना है गाइस? इन्होंने जो है 1856 से लेकर 1856 से 1863 के बीच, 63 के बीच याद रखिएगा, इन्होंने क्या किया था? मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। मटर के पौधों पर, मटर के पौधों पर इन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है ना। और इन्होंने ये जो है आनुवांशिकी को ये नियम की खोज की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वंशानुगत होता है, आरएनए होता है, डीएनए होता है, प्रोटीन होता है या फिर एंजाइम होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के वंशानुगत होने वाला आनुवांशिक पदार्थ जो है ये डीएनए, ठीक है। डीएनए में आपको याद रखना है कि डीएनए जो है ये 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, ठीक है ना। आपको याद रखना है डीएनए जो है ये 4 प्रकार के न्यूक्लियो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, ठीक है। वो 4 प्रकार कौन कौन से गए? तो याद रखिएगा, पहला आपको याद रखना है एडेनिन, इसके बाद दूसरा आपको याद रखना है थायमीन, इसके बाद आपको याद रखना है गुआनिन, और इसके बाद याद रखिएगा साइटोसिन, साइटोसिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है? तो स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित कौन करता है गाइस? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एमाइलेज। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एमाइलेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? तो एमाइलेज को, लाइपेज को, ट्रिप्सिन को या फिर पेप्सिन को? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या करता है? पाचन प्रक्रिया को अपना कार्य करने के लिए जो है क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की इसको आवश्यकता होती है, ठीक है ना, पेप्सिन। इसके बाद पेप्सिन के बारे में एक पॉइंट और याद रखिएगा, ये क्या करता है गाइस? ये इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये जो भोजन में मौजूद जो है बड़े प्रोटीन होते हैं, तो बड़े प्रोटीन को, भोजन में मौजूद बड़े प्रोटीन को, भोजन में मौजूद बड़े प्रोटीन को अणुओं को छोटे पॉलीपेप्टाइड में तोड़ता है, ठीक है ना। प्रोटीन प्रोटीन अणुओं को, प्रोटीन अणुओं को
प्रोटीन अणुओं को किसमें होता है? छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड। पेप्टाइड, पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स में तोड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, केवल पेक्टिन की, मुरेन की, या फिर काइटिन की। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होता है सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है काइटिन की जो कोशिका भित्ति बनी होती है, तो कवक की कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। किसकी बनी होती है गाइस? काइटिन की बनी होती है। ठीक है ना। और पादप में जो है सेलुलोज की बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये था। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि मानव शरीर की त्वचा का सबसे बड़ा परत निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो स्क्लेरा कहलाती है, एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, या फिर हाइपोडर्मिस। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एपिडर्मिस कहलाती है। एपिडर्मिस के बारे में आपको क्या याद रखना है? याद रखिएगा ये त्वचा की सबसे पतली परत होती है। ठीक है ना। ये क्या करती है गाइस? ये जो है त्वचा की सबसे पतली परत होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, ये त्वचा की सबसे पतली परत तो होती है, लेकिन इसके बाद और याद रखिएगा कि ये जो है त्वचा की सबसे बाहरी परत, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो याद रखिएगा सबसे बाहरी परत, बाहरी परत कुछ है या फिर ऊपरी परत कुछ है, तो सबसे सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है ना, यह त्वचा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं? तो कौन सा कोशिकांग है जो केवल पादप में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राजधानी, या फिर लवक। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, लवक। जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम प्लास्टिड भी कहते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा और कौन सा है, तो एक तो लवक हो गया। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा दूसरा आपका जो है कोशिका भित्ति, ये जो है जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, ये दोनों ही आपका पादप कोशिका में पाया जाता है, कोशिका भित्ति। ठीक है ना, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर मैं आपको प्लास्टिक के बारे में यानी कि लवक के बारे में बताऊं, तो लवक जो है याद रखिएगा ये जो है बहुत ही विशिष्ट कोशिकांग होता है लवक। अगर मैं बात करूं कि ये जो है एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपका जो है लवक कौन सा हो जाएगा, जैसे आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट हो गया, ये सब आपका लवक हो गया। ठीक है ना, ये जो है हरे रंग का लवक होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है लवक की अगर मैं बात करूं, प्लास्टिड। ठीक है ना, ये आपका कौन सा हो गया गाइस? तो याद रखिएगा लवक। जैसे कि अगर मैं बात करूं लवक में आपका कौन कौन सा हो गया, जैसे उदाहरण अगर मैं दूं आपको, तो उदाहरण में कौन कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। इसके बाद याद रखिएगा और कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। और तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा? ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 48 हमसे कह रहा है कि पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है। तो पौधों की ऊर्जा को कम आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिका पाई जाती है, या फिर ऑप्शन बी क्योंकि वे केवल ऊंचाई में बढ़ते हैं, या फिर ऑप्शन सी क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, या फिर ऑप्शन डी क्योंकि वे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए इनको ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो कौन सा कोशिकांग है जो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो सेंट्रोसोम है ना गाइस, ये जो है आपका केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। सेंट्रोसोम जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम तारक काय कहते हैं। ठीक है ना, सेंट्रोसोम जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम तारक तारक काय कहते हैं। ठीक है ना, तो इसके बारे में आपको क्या याद रखना है गाइस, इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है कोशिका द्रव में जो है केंद्रक के पास स्थित होता है। जो तारक काय होता है, याद रखिएगा, कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में केंद्रक के पास होता है। ठीक है ना, केंद्रक के पास स्थित होता है, स्थित होता है। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा ये जो है कोशिका विभाजन में सहायता करती है। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, जो सेंट्रोसोम होती है ये कोशिका विभाजन में सहायता करती है। कोशिका विभाजन में सहायता करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या महिला प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है। तो महिला प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा कौन सा नहीं है? गर्भाशय, मूत्रमार्ग, अंडाशय, या फिर डिंब वाहिनी नलिका। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूत्रमार्ग जो है ये महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 51 कर रहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है। तो किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के दौरान, विवर्तन के दौरान, या फिर व्यक्तिकरण के दौरान। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकीर्णन के दौरान। ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि कौन सी है? समय है, चाल है, विस्थापन है, या फिर दूरी है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विस्थापन। विस्थापन जो है एक सदिश राशि है। ठीक है ना, अगर मैं आपको बताऊं कि सदिश राशि आपका कौन कौन सा हो जाएगा, तो जैसे अगर मैं बात करूं त्वरण, त्वरण आपका एक सदिश राशि है। इसके अलावा तो सदिश राशि जो इसमें दिशा और जो है परिमाप दोनों हो वो आपका सदिश राशि होता है। तो त्वरण हो गया, विस्थापन हो गया, वेग हो गया। ठीक है ना, वेग आपका सदिश राशि हो गया। इसके अलावा बल आपका सदिश राशि हो गया। ठीक है ना, इसके बाद आपका और कौन सा हो गया, संवेग आपका एक सदिश राशि हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 53 है। क्वेश्चन नंबर 53 का है कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय प्रारूप की खोज किसने की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मैक्सवेल ने की थी। और उन्होंने जो है, मैक्सवेल ने जो है इस चुंबकीय स्वरूप की खोज जो है, याद रखिएगा, 1865 में की थी। 1865 में खोज की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 54 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि एक दांत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त होने वाला दर्पण कौन सा है। तो अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, समतल दर्पण है, या फिर बेलनाकार है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है ना, अवतल दर्पण के बारे में अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण जो होता है ये वास्तविक और आभासी दोनों तरह की प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये किस टाइप का प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक और आभासी, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है,
इसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो है इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, ठीक है ना। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं गाइस, तो याद रखिएगा इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, अभिसारी दर्पण, ठीक है, अभिसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा ये क्या करती है, इसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये क्या करती है, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर जो है ये केंद्रित करती है। तो ये इसका उपयोग इसलिए भी किया जाता है रोगियों के, मतलब दांत चिकित्सक द्वारा जो है रोगी के दांतों की जांच के लिए। तो याद रखिएगा ये क्या करती है, प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करती है, एक बिंदु पर केंद्रित करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 55 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता का मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिक्टर पैमाने पर जो है भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला है कि भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। और याद रखिएगा 1930 के दशक में जो है इसे पहली बार विकसित किया गया था, ठीक है ना। 1930 के दशक में पहली बार विकसित किया गया, पहली बार विकसित किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 56 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट कौन सा है गाइस, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एम्पियर। एम्पियर जो है ये इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि तापमान, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, तो तापमान का एसआई मात्रक, तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं मोल, मोल जो है ये किसका एसआई मात्रक, पदार्थ की मात्रा का जो है ये किसका एसआई मात्रक है, पदार्थ की मात्रा का, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक ये होता है आपका मोल, ठीक है ना। और कैंडेला की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक, ज्योति तीव्रता एसआई मात्रक जो है ये कैंडेला होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 57 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि डायनेमो एक मशीन है जिसका काम होता है वोल्टेज को वोल्टेज में परिवर्तित करना, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करना, या फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो बताइए डायनेमो का काम क्या होता है गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 58 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे तेज होती है। तो ध्वनि की चाल किस में सबसे ज्यादा होती है, वायु में होती है, जल में होती है, लकड़ी में होती है, या फिर निर्वात में होती है। तो हमेशा याद रखेगा कि जो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा अधिक जो होगी वो ठोस चीजों में होती है। अगर आप इसमें से देखेंगे तो ध्वनि की चाल जो है निर्वात में नहीं होती है। निर्वात की अगर हम बात करें तो इसमें ध्वनि की चाल होती ही नहीं है, नहीं होती है, ठीक है ना, नहीं होती है, ठीक है। इसमें होती ही नहीं, तो आपके पास तीन ऑप्शन बचा है। तो याद रखिएगा जो इसमें से तीन वायु, जल और लकड़ी, इसमें से ठोस किस कौन है, तो लकड़ी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे याद रखिएगा कि ध्वनि की चाल जो है हमेशा तेज जो है ये कौन सी चीजों में होगी, ठोस में, ठोस में जो है ध्वनि की चाल ठोस में अधिक होती है। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, अधिक होती है, ठीक है ना, होती है। और वायु में जो है सबसे कम होती है, वायु में जो है हमेशा याद रखिएगा कम होती है, सबसे कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 59 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि दूरबीन का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था। तो दूरबीन का आविष्कार जो है ये गैलीलियो ने किया था। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी दूरबीन से जो है इन्होंने 1600 में जो है बृहस्पति के 4 उपग्रहों को खोजा था, ठीक है ना, 1600 में। याद रखिएगा बृहस्पति ग्रह के, बृहस्पति
ग्रह के 4 उपग्रहों को खोजा था। उपग्रहों को खोजा था। और बृहस्पति के 4 उपग्रह को खोजा था, तो वो 4 उपग्रह कौन कौन से हैं? तो पहला याद रखिएगा, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा और बृहस्पति का भी सबसे बड़ा उपग्रह है, वो है गैनीमेड। इसको ठीक कर लीजिएगा, गैनीमेड। ठीक है ना, गैनीमेड हो गया। इसके बाद दूसरा आपका कौन सा हो गया गाइस? दूसरा हो गया आपका यूरोपा हो गया। इसका तीसरा आपको याद रखना है, कौन सा हो गया? तीसरा हो गया आपका आयो हो गया। और जो है चौथा आपका कौन सा हो गया? चौथा हो गया कैलिस्टो। कैलिस्टो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में निम्नलिखित में से प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में जो है वो किस में प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, समतल और उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल या फिर अवतल लेंस। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना, अवतल लेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि निम्नलिखित में से ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल है, फेदम है, अर्ग है या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डेसिबल, ठीक है ना। डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अर्ग, ठीक है ना, अर्ग के बारे में आपको क्या याद रखना है? अर्ग जो है ये ऊर्जा ऊर्जा या कार्य को मापता है, ठीक है ना। ऊर्जा या कार्य को मापता है कौन? ऊर्जा या कार्य को मापता है अर्ग, ठीक है ना। फेदम जो है ये गहराई गहराई को मापता है, ठीक है ना। फेदम गहराई को मापता है, गहराई की इकाई है, ठीक है ना। ऐसे लिख लीजिए, फेदम जो है ये किसकी इकाई है? फेदम गहराई की इकाई है, गहराई की इकाई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 62 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि वायु की आर्द्रता को मापने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र में लाया जाता है? तो वायु की जो आर्द्रता मापी जाती है वो हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, मोनोमीटर या फिर ओडोमीटर। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर, ठीक है ना। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है गाइस? तो याद रखिएगा, हाइड्रोमीटर से जो मापा जाता है वो जो है कोई भी जो है, जैसे अगर मैं बात करूं कि द्रवों की जो है क्या कह सकते हैं, सापेक्ष सापेक्ष घनत्व को मापा जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, सापेक्ष घनत्व, कोई भी द्रवों के जो है सापेक्ष घनत्व को सापेक्ष घनत्व को मापता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं मोनोमीटर की, अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा, मोनोमीटर जो है ये क्या है गाइस? तो याद रखिएगा ये जो है गैस या फिर जो है द्रव्य के जो है दबाव को मापता है। गैस या किसी द्रव्य, गैस या किसी द्रव्य को, किसी द्रव्य के दबाव को, द्रव्य के दबाव को मापता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं ओडोमीटर, ओडोमीटर जो है किसको कहता है? तो याद रखिएगा, ये जो वाहन या फिर जो है उपकरण द्वारा तय की गई कुल दूरी को मापता है। वाहन या वाहन या उपकरण द्वारा तय की गई कुल दूरी को मापता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 63 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि प्रकाश के चिकने
पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को निम्न में से क्या कहते हैं? तो प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, विवर्तन कहते हैं, या फिर जो है आपका प्रकीर्णन कहते हैं। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि पृष्ठ से ये टकराकर और फिर वापस लौट जाता है, इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो प्रति इकाई समय में जो है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, औसत वेग, गति, या फिर औसत चाल, या फिर त्वरण। तो गाइज इसका त्वरण कहलाता है। ठीक है ना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि निम्नलिखित में से दूरी का सूत्र क्या है? तो बताइए दूरी का सूत्र क्या है? तो दूरी का सूत्र होगा गति इंटू समय, जो है दूरी बराबर गति इंटू समय, ये हो गया आपका दूरी। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 66 है। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है निम्नलिखित में से किसका मात्रक आवेग के समान है? तो ये जो है संवेग का मात्रक जो है आवेग के समान है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 67 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मात्रक समान है? तो बल और त्वरण का मात्रक समान है, कार्य या ऊर्जा का, चाल और दूरी का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक समान है, क्योंकि कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो कार्य और ऊर्जा ये दोनों का मात्रक ही जूल होता है, जूल होता है। ठीक है ना, जूल होता है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे जैसे बता दूं, जैसे बल, ठीक है ना, तो बल का ऐसा ही मात्रक क्या है गाइस? तो बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है ना, न्यूटन होता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं जो आपका जो है त्वरण, ठीक है ना, तो त्वरण का ऐसा ही मात्रक समान किस लिए नहीं है वो मैं बता देती हूँ। ठीक है ना, ये सारे भी इंपॉर्टेंट है। त्वरण, तो त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। ठीक है ना, मीटर प्रति मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, वर्ग सेकेंड। ठीक है ना, इसे हम लिखेंगे कैसे? मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये बल हो गया। इसके बाद चाल, तो चाल का ऐसा मात्रक क्या होता है गाइस? तो याद रखिएगा चाल का ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चाल हो गया। इसके बाद याद रखिएगा दूरी। ठीक है, तो दूरी का क्या होता है? मीटर होता है, मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 68 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। तो सीटी स्कैन प्रयोग में लाई जाती है, किसको लाई जाती है गाइस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्सरे किरण। एक्सरे किरण जो होता है वो क्या होता है? एक्सरे जो होता है गाइस याद रखिएगा, ये क्या करता है? ये आयनकारी विकिरण को क्या करता है? उत्पन्न करता है। ठीक है ना, ये एक्स किरण जो है गाइस याद रखिएगा, आयनकारी विकिरण को आयन कारण आयनकारी विकिरण को क्या करता है? उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 69 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि निम्नलिखित में से टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार जो है ये किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, जॉन लोगी बेयर्ड ने जो है टेलीविजन का आविष्कार किया था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टेलीविजन का आविष्कार जो इन्होंने किया था 1926 में इन्होंने आविष्कार किया था। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा, इसके बाद अगर मैं बात करूं एडिसन के बारे में, तो एडिसन ने जो है ये याद रखिएगा फोनोग्राफ का आविष्कार किया था। फोनोग्राफ और किसका किया था? बिजली के बल्ब का।
बिजली बल्ब का आविष्कार किया था, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो ये फ्रैंकलिन की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने बिजली की छड़ का आविष्कार किया था। बिजली की छड़ का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 70 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को डैश में यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। डायनेमो द्वारा, माइक्रोफोन द्वारा, विद्युत मोटर द्वारा या फिर ट्रांस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित विद्युत मोटर करता है, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? डायनेमो करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किस में होती है? नीला प्रकाश में, हरा प्रकाश में, लाल प्रकाश में या फिर पीला प्रकाश में? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नीला प्रकाश में, ठीक है ना। क्योंकि जो है सबसे कम तरंग धैर्य इसमें होता है, क्योंकि जो है कम तरंग धैर्य वाला होता है। कम तरंग कम तरंग धैर्य होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि मिट्टी के बर्तन में पानी निम्नलिखित में से किसके कारण ठंडा रहता है? तो संघनन के कारण, ऊर्ध्वपातन के कारण, वाष्पीकरण के कारण या फिर अवसादन के। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाष्पीकरण द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल केवल किसी वस्तु के संपर्क में आने पर ही लगाया जा सकता है? तो जो है वो कौन सा बल है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, घर्षण बल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को बदलने के लिए प्रयुक्त उपकरण की पहचान कीजिए। तो धारा नियंत्रक है, विद्युत चालक है, वोल्टीमीटर है या फिर जो है एमीटर है? तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा नियंत्रक, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 75 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 75 कर रहा है कि द्विफोकसीय लेंस का कौन सा भाग निकट दृष्टि सुगम बनाता है? तो कौन सा भाग है? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस वाला जो है निचला भाग जो होता है वो निकट दृष्टि का जो है उत्तल लेंस का निचला भाग होता है वो सुगम बनाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि निम्नलिखित में से लिथियम नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो लिथियम नाभिक में जो है ये 3 प्रोटॉन होते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमेशा एक बात आप याद रखिएगा कि जो है लिथियम आपका कितना पे आता है। लिथियम का अगर आप परमाणु क्रमांक देखेंगे, परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक 3 होता है, ठीक है ना। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3 होता है। हमेशा अगर आप ये पॉइंट रखेंगे तो आप इसका आंसर हमेशा कर पाएंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन लिथियम की जगह पे आपको हाइड्रोजन दे दे, हीलियम दे दे, बेरिलियम दे दे, कार्बन दे दे, नाइट्रोजन दे दे, तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। हमेशा ये पॉइंट याद रखिएगा कि किसी तत्व के नाभिक में किसी तत्व के नाभिक में प्रोटोनों की संख्या उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, ठीक है ना। उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, ठीक है ना। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 77 है। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस मार्स गैस का दूसरा नाम है? तो मार्स गैस का दूसरा नाम कौन सा है गाइस? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, जैसे मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होता है? मीथेन का सूत्र होता है CH4। मीथेन का सूत्र होता है। एथेन की अगर मैं बात करूं तो एथेन का होता है C2H6 होता है। प्रोपेन की अगर मैं बात करूं तो सॉरी प्रोपेन, ठीक है ना। प्रोपेन हो जाएगा यहाँ पे, इसको ना सही से कर लेते हैं, ठीक है। प्रोपेन।
ठीक है। प्रोपेन, तो प्रोपेन का क्या होता है गाइस, प्रोपेन होता है आपका C3H8 प्रोपेन होता है, और ब्यूटेन की अगर मैं बात करूं तो C4H10 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 78 है। 78 कह रहा है कि प्रोपेन में क्रमशः कितने कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि प्रोपेन का जो है, प्रोपेन का अगर मैं बताऊं कि प्रोपेन का सूत्र क्या होता है, अभी मैंने जस्ट बताया कि प्रोपेन का सूत्र होता है आपका C3H8 होता है। तो कार्बन आपका कितना हो गया, सी कार्बन जो है ये आपका, कार्बन जो ये कितना हो गया, 3 हो गया, और हाइड्रोजन आपका कितना हो गया, हाइड्रोजन आपका 8 हो गया। ठीक है ना, हाइड्रोजन, तो यही हो गया था कितने कार्बन और हाइड्रोजन हो गए, 3 और 8, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 79 है। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग कांच से हरे रंग को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कांच के हरे रंग को हटाने के लिए प्रयोग जो है ये किसका किया जाता है, तो मैग्नीज ऑक्साइड का किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 80 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड को आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसको किसके रूप में जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इससे जाना जाता है रजिस्ट्रेशन के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अष्टक का सिद्धांत दिया था। तो अष्टक का सिद्धांत किसने दिया था, तो अष्टक का सिद्धांत जो है ये आपको ध्यान रखना है, न्यूलैंड्स ने दिया था। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने जो है ये सिद्धांत कब दिया था गैस, तो याद रखिएगा, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था 1865 में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 82 है। 82 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अम्ल चींटी के काटने में मौजूद होता है। तो चींटी के काटने में जो है ये कौन सा होता है, ये होता है आपका फॉर्मिक अम्ल होता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेब में अगर हम बात करें तो मौलिक अम्ल जो है ये किस में होता है, सेब में जो है, सेब में सबसे प्रचुर मात्रा में मौलिक अम्ल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 83 है। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आवेशहीन क्रम से है। तो इलेक्ट्रॉन पे हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जो होता है ये आपका जो नेगेटिव चार्ज होता है, जो ये हर स्वतंत्र रूप से जो है ये घूमता रहता है। ठीक है ना, और जो है आपका जो है प्रोटॉन पे जो है ये आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे आपका उदासीन चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे कोई भी नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन पे आपका कौन सा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, प्रोटॉन पे धनात्मक होगा, और न्यूट्रॉन पे आपका उदासीन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए ये सही शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक, प्रोटॉन पे धनात्मक, और न्यूट्रॉन पे उदासीन। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 84 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि एक परमाणु या कार्यात्मक समूह के इलेक्ट्रॉनों की एक साझा युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। तो अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को कहा जाता है गाइस विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 85 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाले श्वेत अवक्षेप का नाम लिखिए। तो इसका जो है क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेरियम सल्फेट हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 86 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है इनमें से कौन सा कार्बनिक यौगिक को के परिवार से संबंधित नहीं है। तो कौन सा कार्बन यौगिक के परिवार से संबंधित नहीं है, तो अमोनिया जो है ये आपके कार्बनिक यौगिक के परिवार से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 87 है। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है 1784 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अपने प्रयोगों की मदद से जल की संरचना की खोज किसने की थी। तो जल की संरचना की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, ऑप्शन आपका जो है हेनरी कैवेंडिश ने, जो जिसमें जो है 1784 में इन्होंने किसकी खोज की थी, हाइड्रोजन की खोज की थी। इन्होंने किसकी खोज की थी, हाइड्रोजन की।
हाइड्रोजन की खोज जो है हेनरी कैवेंडिश ने 1784 में की थी, और हेनरी कैवेंडिश ने जो है उस टाइम में ज्वलनशील पदार्थ इसका नाम दिया था हाइड्रोजन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 88 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि किस प्रक्रिया में ठोस पदार्थ को गर्म करके वाष्पीकृत किया जाता है और वाष्प को ठंडी सतह पर वापस ठोस में संघनित किया जाता है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊर्ध्वपातन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 89 है। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे से अधिक क्रियाशील है। तो तांबे से अधिक क्रियाशील कौन सा है गाइस? तो जिंक। जिंक जो है ये तांबे से अधिक अभी क्रियाशील है। ठीक है, देखिए सबसे ज्यादा जो क्रियाशील होता है वो होता है आपका पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, ये जो है ना सबसे अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है ना, इसके बाद जो तांबा आता है, जिंक आता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 90 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है निम्नलिखित में से धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? Na2CO3.10H2O। ये धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं Na2SO4 जो है ये सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद कास्टिक सोडा जो सामान्य नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है। इसके बाद अगर मैं बात करूं NaHCO, सोडियम बाइकार्बोनेट का, सोडियम बाई कार्बोनेट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल जालक में सोडियम आयन में कितने ऋण घेरे होते हैं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 घेरे रहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 92 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया का उत्पाद क्या है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 93 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि गे लुसाक द्वारा गे लुसाक का गैसीय आयतन का नियम किस वर्ष दिया गया था। तो इन्होंने जो है ये नियम दिया था 1808 में, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 94 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान डैश होता है। तो उदासीन विलयन के पीएच मान जो है ये 7 होता है। अगर मैं बात करूं कि 7 से कम जो है, 7 से कम आपका क्या होता है, 7 से कम अगर की बात करूंगी तो वो हो जाएगा अम्लीयता हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। और 7 से अधिक जो है ये आपका क्या हो जाता है, 7 से अधिक आपका क्षारीय होता है, और 7 आपका उदासीन होता है। 7 से अधिक आपका क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है, और 7 आपका उदासीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 95 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि निम्न में से कौन से प्रकार के तत्व आवर्त सारणी के सबसे बाएं समूह में शामिल होते हैं। तो आवर्त सारणी के सबसे बाएं समूह में जो होते हैं वो क्षारीय धातु होते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्षारीय धातु। ठीक है, बाएं और स्थित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 96 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाने पर कौन सा यौगिक बनता है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लेड आयोडाइड। ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 97 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि मेडलीव की आवर्त सारणी किस वर्ष एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो मेडलीव की आवर्त सारणी जो है याद रखिएगा ये हुआ था आपका कौन से वर्ष, 1872 में। ठीक है ना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 98 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 98 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन कठोर जल में उच्च मात्रा में मौजूद रहता है। तो उच्च मात्रा में मौजूद कौन रहता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है, ये याद रखिएगा, संयोजन कठोर जल में जो है उच्च मात्रा में मौजूद रहता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 99 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि निम्नलिखित गैसों में से किसे लाफिंग गैस के रूप में भी जाना जाता है। तो लाफिंग गैस के रूप में जो है ये किसे जाना जाता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड को। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 100 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि एक परिवर्तन जिसमें एक या अधिक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उन्हें डैश कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। एक से नए पदार्थ बनते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। लेकिन वही पदार्थ रहता है, उसमें जो है नया पदार्थ नहीं बनता है, तो वो आपका भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो गाइज आज का जो आपका साइंस का सेशन है ये यही कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड प्लीज गाइज, ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव था तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।